मान लीजिए एक बहुत ही शानदार चमकदार ब्रोशर सामने आता है। उसमें ऊंची ऊंची कांच की इमारतें हैं, मुस्कुराते हुए छात्रों की तस्वीरें हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर और विश्व गुरु। और साथ ही दावा है कि Amazon और IBM जैसी कंपनियों से 4000 से ज्यादा जॉब ऑफर्स आ चुके हैं। बिल्कुल, बाहर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। लेकिन जब इस ब्रोशर के पीछे की असलियत को खंगाला जाता है तो जो कहानी सामने आती है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सही कहा। आज की इस डीप डाइव में हम इसी मायाजाल के अंदर उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की। हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि एक संस्थान जो खुद को विश्व गुरु बताता है, उसकी ब्रांडिंग और जमीनी हकीकत के बीच इतना गहरा विरोधाभास क्यों है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये फासला वाकई बहुत दिलचस्प है और काफी हैरान करने वाला भी। अगर इसके इतिहास पे नजर डालें तो शुरुआत ही एक बहुत बड़ी PR स्ट्रैटेजी मतलब पब्लिक रिलेशंस की चालाकी से होती है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की स्थापना असल में 2011 में हुई थी। 2011 में जी, लेकिन अगर उनका प्रचार देखा जाए तो वो अपनी विरासत को 1933 से जोड़ते हैं। एक सेकेंड, 2011 में बनी यूनिवर्सिटी 1933 का दावा कैसे कर सकती है? मतलब ये तो वही बात हुई कि आज कोई टेक स्टार्टअप खोले और कहे कि उसकी कंपनी 100 साल पुरानी है क्योंकि उसके परदादा टाइपराइटर बेचा करते थे। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। असल में 1933 का जो कनेक्शन है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद एक पुराने पारिवारिक बुक स्टोर का है। बस उसी साल को उठाकर यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग के साथ चिपका दिया गया ताकि एक विरासत का भ्रम पैदा किया जा सके। मतलब बुनियाद ही एक मार्केटिंग गिमिक पर टिकी है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक ऐसे आधुनिक कॉर्पोरेट स्टार्टअप की तरह काम कर रहा है जिसकी पूरी इमारत प्रेस रिलीज और आक्रामक PR पर खड़ी है। और शायद इसी PR का हिस्सा वो बड़ी बड़ी मान्यताएं भी हैं जिन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि NAC A+ ग्रेडिंग या फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेताओं से मिली तारीफें। कोई भी आम इंसान इन सब से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। NAC भारत सरकार की एक संस्था है जो कॉलेजों का मूल्यांकन करती है। A+ मिलना कागजों पर बहुत बड़ी बात है, लेकिन समस्या तब आती है जब ये ग्रेडिंग सिर्फ कागजी डेटा के आधार पर हासिल कर ली जाती है और जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। तो मतलब बाहर से सब कुछ विश्व स्तरीय दिखता है, लेकिन जब दावों को टेस्ट किया जाता है तो कलई खुलने लगती है। और ये कलई कितने भयानक तरीके से खुली, ये पूरी दुनिया ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में देखा। ओह, वो रोबोट वाला विवाद। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा था, जहां देश विदेश के दिग्गज मौजूद थे। वहां गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पवेलियन में एक रोबोटिक कुत्ता प्रदर्शित किया गया। इसका नाम रखा गया था ओरियन। हाँ, मैंने इस सोर्सेज में पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन का आत्मविश्वास देखने लायक था। यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधि प्रोफेसर नेहा सिंह ने अन कैमरे के सामने बहुत ही गर्व से ये दावा किया कि ये ओरियन रोबोट उनके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के अंदर बनाया गया है। बिल्कुल, उन्होंने इसे एक स्वदेशी इन हाउस इनोवेशन बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 350 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया गया है। उन्होंने कैमरे पर हंसते हुए उस मशीन को काफी शरारती भी बताया था। कोई भी वो वीडियो देखे तो उसे लगेगा कि भारत में रोबोटिक्स में कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। 350 करोड़ का निवेश मतलब एक बहुत बड़ा बजट। सुनने में ये कहानी बहुत शानदार है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। वहां मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों और रोबोटिक्स के जानकारों ने उस ओरियन को देखते ही पहचान लिया। वो कोई करोड़ों का स्वदेशी नवाचार नहीं था। तो फिर वो असल में क्या था? वो असल में चीन की एक कंपनी का बनाया हुआ यूनिटरिंगो GoTo रोबोट था। मतलब जिसे इन हाउस स्वदेशी प्रोडक्ट बताया जा रहा था, वो सीधा चीन से आयातित था। जी बिल्कुल, ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, यानी एक व्यावसायिक उत्पाद। इसे कोई भी व्यक्ति चीन के किसी रिटेलर से मात्र 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन खरीद सकता है। अरे बाप रे, ये तो हद हो गई। मतलब 2-3 लाख का रेडीमेड खिलौना खरीदा और उसे 350 करोड़ का इन हाउस इनोवेशन बता दिया। और बात सिर्फ इस एक रोबोट तक सीमित नहीं थी। उसी पवेलियन में एक ड्रोन सॉकर तकनीक का भी प्रदर्शन किया जा रहा था। उसे भी यूनिवर्सिटी का अपना प्रोजेक्ट बताया गया, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि वो दक्षिण कोरिया का स्ट्राइकर V3 ARF सिस्टम था। इसे तो सीधे सीधे तकनीकी चोरी या धोखाधड़ी ही कहा जाएगा। जब ये बात खुली होगी
तो वहाँ मौजूद सरकारी अधिकारियों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बहुत ही कड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीठी के सचिव एस कृष्णन ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म और भ्रामक दावों पर जीरो टॉलरेंस रखती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी को उस राष्ट्रीय प्रदर्शनी से उसी वक्त बाहर निकाल दिया गया। उनका पूरा पवेलियन खाली करवा दिया गया। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन में हड़कंप मच गया होगा। जब रंगे हाथों चोरी पकड़ी जाए तो बचाव कैसे किया जाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। रिसर्च पढ़ते हुए मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए कितने अलग-अलग पैंतरे बदले। सबसे पहले तो उन्होंने एक गोलमोल सी माफी मांगी। हाँ, और जब उस माफी से बात नहीं बनी तो उन्होंने सारा दोष अपनी फैकल्टी प्रोफेसर नेहा सिंह पर मढ़ दिया। बिल्कुल, प्रोफेसर को अचानक से अल्पज्ञानी या इल इन्फॉर्म्ड घोषित कर दिया गया। जी, यूनिवर्सिटी ने कहा कि कैमरे और मीडिया को देखकर प्रोफेसर उत्साह में आ गई और उन्होंने गलती कर दी। यह एक तरह से बलि का बकरा बनाने वाली बात थी। जब उपलब्धि का क्रेडिट लेना था तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का करोड़ों का प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे ही चोरी पकड़ी गई वो एक प्रोफेसर की निजी गलती बन गई। और इसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एन.के. गौर का बयान आता है कि भ्रामक जानकारी देने की कोई संस्थागत मंशा नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हुआ वो और भी अजीब था। आप उस एक्स वाले स्पष्टीकरण की बात कर रही हैं? हाँ, आलोचना से घिरने के बाद ट्विटर या एक्स पर एक स्पष्टीकरण डाला गया कि वो रोबोट कोई इनोवेशन नहीं था, बल्कि सिर्फ एक क्लासरूम इन मोशन था, ताकि छात्र नई तकनीक देख सकें। ये तर्क बहुत हास्यास्पद है। अगर वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था तो उनके अपने प्रतिनिधि का वीडियो इंटरनेट पर मौजूद क्यों था, जिसमें 350 करोड़ के निवेश का दावा किया गया था? बिल्कुल, और अंत में उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने दावा किया कि ये सब उनके खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान है। मतलब गलती भी खुद की और पीड़ित भी खुद को ही बताना है। खैर, ये तो हुई इनोवेशन को लेकर झूठे दावों की बात। अब इस चर्चा को एक ऐसे विषय की तरफ मोड़ते हैं जो कागजों पर बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन असल में ये शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा रैंकिंग गेम है। हम बात कर रहे हैं पेटेंट फाइलिंग की। पेटेंट का विरोधाभास इस यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। सोर्सेस के अनुसार गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने 2017 से लेकर 2024 के बीच, यानी सिर्फ 7 सालों में 2430 पेटेंट फाइल करने का दावा किया है। अब इसकी तुलना हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT मद्रास से करते हैं, जो कि बहुत जरूरी तुलना है। IIT मद्रास ने 1975 से लेकर आज तक, यानी करीब 50 सालों की रिसर्च के बाद लगभग 2550 पेटेंट फाइल किए हैं। इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। 7 साल में 2400 से ज्यादा पेटेंट। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी लगभग हर दिन एक नया वैज्ञानिक आविष्कार कर रही है। क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव लगता है? बिल्कुल नहीं। एक असली इनोवेशन में सालों की मेहनत, फेलियर और करोड़ों की लाभ लगती हैं। तो फिर ये इतने सारे पेटेंट आ कहां से रहे हैं? यहीं पर वैनिटी मैट्रिक्स का खेल शुरू होता है। ये पेटेंट किसी बड़ी वैज्ञानिक उपयोगिता के लिए नहीं फाइल किए जाते। ये सिर्फ कागजी पेटेंट होते हैं। किसी भी मौजूदा डिजाइन में एक मामूली सा बदलाव कर दिया जाता है और उसे नया पेटेंट बता दिया जाता है। इसका मकसद विज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि सिर्फ नंबर बढ़ाना है। मतलब गुणवत्ता नहीं, सिर्फ संख्या का खेल है। और हैरानी की बात यह है कि इस रणनीति का उन्हें फायदा भी मिलता है। इन्हीं चमकदार आंकड़ों को दिखाकर वे QS प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 43वां स्थान हासिल कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कई प्राइवेट रैंकिंग एजेंसियां सिर्फ डेटा की मात्रा दिखती हैं, लेकिन हकीकत का पर्दाफाश तब होता है जब हम भारत सरकार के NIRF सर्वे को देखते हैं। NIRF जो कि शिक्षा मंत्रालय का आधिकारिक फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, ये सिर्फ कागजी दावों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि रिसर्च की क्वालिटी क्या है और जमीन पर छात्रों को क्या मिल रहा है। इस गंभीर सर्वे में गलगोटियास यूनिवर्सिटी 151 से 200 के बैंड में सिमट कर रह जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है और ये उन अभिभावकों के भरोसे के साथ सीधा विश्वासघात है जो इन चमकदार रैंकिंग्स को देखकर अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाते हैं। सही कहा आपने। इसी से एक बहुत ही गंभीर विषय सामने आता है। एक यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ रोबोट के झूठे दावे करना या कागजी पेटेंट्स जमा करना नहीं है। उसका सबसे बड़ा काम है छात्रों को जागरूक, साक्षर नागरिक बनाना।
अब हम जिस घटना पर बात करने जा रहे हैं वो इस जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कहने वाली की। हमारे सामने जो रिसर्च है उसमें कुछ राजनीतिक घटनाओं का जिक्र है। हम दोनों बहुत स्पष्ट रूप से ये घोषणा करना चाहते हैं कि इस डीप डाइव का मकसद किसी लेफ्ट या राइट विंग की राजनीति में पड़ना नहीं है। एकदम सही। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो का ना तो समर्थन कर रहे हैं ना ही विरोध। हमारा उद्देश्य केवल स्रोतों में दी गई जानकारी और उसके आधार पर छात्रों की शैक्षणिक साक्षरता का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। तो घटना मई 2024 की है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। मुख्य मुद्दे थे विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स और धन पुनर्वितरण। इस प्रदर्शन में गलगोटियास के छात्रों की भारी भीड़ नजर आई। भीड़ तो थी, लेकिन वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां मौजूद छात्रों को उन नीतियों की बुनियादी समझ तक नहीं थी जिनका वो चिलचिलाती धूप में विरोध कर रहे थे। एक छात्र से जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उसने मैनिफेस्टो पढ़ा है तो उसने साफ मना कर दिया। और उस तमाशे का सबसे शर्मनाक मोड़ तब आया जब एक छात्र अपने ही हाथ में पकड़ी हुई तख्ती को ठीक से पढ़ नहीं पाया। तख्ती पर अर्बन नक्सल लिखा था, लेकिन उस छात्र ने कैमरे के सामने उसे अर्बन मैक्सवेल पढ़ दिया। अर्बन मैक्सवेल तो इस समय एक मीम बन गया था। हाँ, मीम तो बन गया था, लेकिन ये सिर्फ जबान का फिसलना नहीं था। ये एक पूर्ण शैक्षणिक विफलता है। एक ऐसा संस्थान जो खुद को शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का करीबी बताता है, उसने अपने छात्रों को महज पॉलिटिकल प्रॉप्स या राजनीतिक मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया। बिल्कुल, छात्रों का राजनीतिक शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन किया गया बिना उन्हें न्यूनतम राजनीतिक साक्षरता दिए। यह एक बहुत गंभीर चूक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और विरोधाभास इस संस्थान के भीतर पनप रहा है। यहाँ भी हम साफ कर दें कि चर्चा केवल तथ्य पर आधारित है। हम किसी वैचारिक दृष्टिकोण का पक्ष नहीं ले रहे जी। एक तरफ छात्रों को दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शनों के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन के डीन रविकांत किसाना के विचार एकदम विपरीत छोर पर नजर आते हैं। रिसर्च में इसे बौद्धिक शिजोफ्रेनिया कहा गया है। ये शब्द स्थिति को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। डीन किसाना की 2025 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है मीट द सवर्णास। हमारे सोर्सेस के अनुसार इसमें वे सवर्ण मध्यमता और MBA टेक्नोबैबल की कड़ी आलोचना करते हैं। आलोचना करना एकेडमिक माहौल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। किताब की जो अंश सामने आए हैं उनमें लिखा है कि सवर्ण विवाह स्वाभाविक रूप से आत्ममुग्ध होते हैं और सवर्ण आंदोलन स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक होते हैं। किसी पूरे सामाजिक वर्ग पर इस तरह के जनरलाइज स्टेटमेंट थोप देना ये तो बहुत अजीब है। यही समस्या है। एक अकादमिक नेतृत्व से ये उम्मीद की जाती है कि वो संवाद को बढ़ावा दे, लेकिन जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो वो संवाद के बजाय वैचारिक ध्रुवीकरण को जन्म देती है। मतलब एक तरफ कैंपस के बाहर बिना जानकारी के अर्बन मैक्सवेल पढ़ते छात्र हैं और दूसरी तरफ कैंपस के अंदर इस तरह की ध्रुवीकरण वाली भाषा का प्रयोग करने वाला नेतृत्व है। ये पूरा माहौल ही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। और जब एक संस्थान का फोकस शिक्षा से हटकर सिर्फ PR और ध्रुवीकरण पर आ जाता है तो जो चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है वो है छात्रों की बुनियादी सुरक्षा। और यही हमें इस चर्चा के सबसे गंभीर और सच कहूं तो डरावने हिस्से की तरफ ले जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम बात को विश्व स्तरीय दावों से हटाकर प्रशासनिक रवैये की जमीनी हकीकत पर लाते हैं तो डेटा पॉइंट्स बहुत परेशान करने वाले हैं। 2020 के कोविड लॉकडाउन की घटना से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, उस मुश्किल दौर में जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट में थी, गलगोटियास प्रशासन पर आरोप लगा कि वे भविष्य के सेमेस्टर्स की फीस अभी से जमा करने का भारी दबाव बना रहे हैं, जिसे फीस की जबरदस्ती वसूली कहा गया। और जब इसका विरोध हुआ तो VC प्रीति बजाज ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। बाद में एक बयान आया कि ये तो बस एक ऑटो जनरेटेड त्रुटि थी। सॉफ्टवेयर पर इल्जाम डालकर प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। 2024 में उदित सोनी की मौत की घटना प्रशासनिक क्रूरता की हद है। बीटेक का ये छात्र हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गया। और परिवार और दोस्तों के जो आरोप हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। उनका आरोप है कि हॉस्टल वार्डन धर्मवीर ने शराब पीने के शक में उदित को CPVC पाइप से बुरी तरह पीटा था। ये कोई जेल नहीं, एक यूनिवर्सिटी है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि घटना के तुरंत बाद
कथित तौर पर सुबह 8 बजे की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई और वार्डन धर्मवीर वहां से फरार हो गया। ये एक स्पष्ट रूप से जवाबदेही से भागने का मामला है और ये कोई अकेली घटना नहीं है। 2022 में यशराज नाम के एक अन्य छात्र का शव यूनिवर्सिटी गेट के पास एक नाले में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। इन सभी मामलों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, एक प्रशासनिक खामोशी। जब पीआर करना होता है तो पूरा तंत्र एक्टिव रहता है, लेकिन जब छात्रों की जान जाती है तो खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है कि ब्रांड की सुरक्षा को पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा से बहुत ऊपर रखा जा रहा है। अगर मैं इस पूरी चर्चा का सारांश निकालूं तो गलगोटियास की कहानी आधुनिक भारतीय निजी शिक्षा परिदृश्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी यानी कि कॉशनरी टेल है। जब आप चीन से खरीदे गए उत्पाद को करोड़ों का स्वदेशी नवाचार बताने लगें, जब पेटेंट महज आंकड़े बनकर रह जाएं, जब छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो और उनकी सुरक्षा को खामोशी के पर्दे में छिपा दिया जाए, तो विश्व गुरु बनने की होड़ में उस डिग्री की सत्यनिष्ठा ही दांव पर लग जाती है। और ये सारी बातें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती हैं। कोई भी सोचेगा कि अगर एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और करोड़ों की पीआर मशीनरी राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग सिस्टम और शीर्ष नीति निर्माताओं को इतनी आसानी से चकमा दे सकती है, तो एक आम परिवार असली शिक्षा और खोखली ब्रांडिंग के बीच फर्क कैसे कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए कागजी दावों और वैनिटी मैट्रिक्स को किनारे कर दिया जाए? शायद हमें छात्रों के वास्तविक, नैतिक और बौद्धिक विकास और उनकी सुरक्षा को मापने का कोई नया और पारदर्शी ग्राउंड रियलिटी पैमाना विकसित करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक ऐसा पैमाना जो इमारतों की चमक ही शिक्षा की असल गहराई मापे। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे विषय पर खुद भी सोचिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।